हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में जिसके अंदर हम फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज के हमने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और हम आज उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उन्हें कवर करिए एंड देन इस लेक्चर को फिर कंटिन्यू करिएगा, वरना फिर आपको शायद वही चीज़ें समझ ना आए। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर कनेक्टेड होता है कि आप पहले की चीज़ें समझेंगे फिर आपको आगे की चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मेरे लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको मैंने ऊपर ऊपर से रफली सॉल्व कर दिया था। ठीक है, कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ को नहीं समझ आया होगा। तो इस बार हम उस क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं और दोबारा करते हैं और देखते हैं अच्छे से क्लैरिटी लेके कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ये था, 3 point charges each of magnitude q placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the net force exerted on fourth charge particle placed at its centroid. ठीक है, जैसे मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए फिगर ये है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, और ये थर्ड साइड हो गई। ठीक है, ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, इसकी ये जो साइड है ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और सेंट्रोइड कहीं यहाँ पे इसका सेंट्रोइड है। ठीक है, आप अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ से इसके ऊपर ये जाएगी लाइन, यहाँ से उसके ऊपर ये लाइन जाएगी और यहाँ से इसके ऊपर ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, आएगा से ठीक बना है। ओके, अच्छा नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लीजिए ए बोल दिया पॉइंट को, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छे से तीनों पॉइंट पे क्यू चार रखा है तो मैंने यहाँ पे क्यू चार प्लेस कर दिया। ठीक है, इस सेंट्रोइड वाली पोजीशन को मैंने ओ बोल दिया। अब अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है ना, उसका जो डिस्टेंस होता है हर एक वर्टेक्स से वो इक्वल होता है। इक्वल होता है तो मैंने मान लीजिए हर एक डिस्टेंस का मैंने आर मान लिया। क्या मान लिया? आर। तो अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे ना, अगर यहाँ से आप ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचोगे, ये एंगल जो होगा ये होगा 30 डिग्री, और इस आर को पता लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये जो आपका आर आएगा ना, ये आएगा a/√3। कितना आएगा? a/√3। ठीक है, तो मैं अभी इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि a/√3 कैसा आया। ठीक है, ये आपको अच्छे से पहले से पता होना चाहिए कैसे प्रूफ करेंगे। मैं भी सिर्फ लिख रहा हूँ कि जो r होगा उसके वैल्यू क्या होगी? a/√3। क्या होगी? a/√3। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखिए। हमको नेट फोर्स निकालना है, हमको नेट फोर्स निकालना है ओ पे। कितनी होगी? ओ पे नेट फोर्स जो होगी वो तीनों वर्टेक्स की वजह से होगी। ए वर्टेक्स की वजह से भी होगी, बी की वजह से भी होगी और सी की वजह से भी होगी। तो एफ ओ ए प्लस एफ वेक्टर ओ बी प्लस एफ वेक्टर ओ सी, इन तीनों की वजह से होगी। तो मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो जब ये तीन वेक्टर मेरे को एक साथ दे रखे होते हैं तो मैं तीनों का एक साथ रिजल्टेंट नहीं निकालता हूँ, पहले मैं किसी दो का निकालता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले मैं इन दोनों का निकालूंगा, इन दोनों के मैंने रिजल्टेंट को बोल दिया एफ बी वेक्टर। क्या बोल दिया? एफ बी वेक्टर। फिर एफ बी वेक्टर को मैं किससे प्लस कर दूंगा? एफ वेक्टर ओ ए से। और जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो मैं दो वेक्टर को तो रिजल्टेंट निकालना मुझे आता ही है, इन दोनों रिजल्टेंट निकालूंगा और मेरे पास एफ वेक्टर ओ आ जाएगा जो हमको निकालना है। आई बात समझ? तो मेरा पहला टास्क है इसको निकालने का कि मैं इसको कैसे निकालूं, एफ वेक्टर बी सी को। तो देखिए प्रीवियस पेज पे चलते हैं, एफ वेक्टर बी सी। तो देखो यहां पे भी क्या रखा है? एक क्यू चार रखा है। ठीक है, फोर्थ चार्ज इसको मान लें क्यू चार रखा है, इस पे मुझे फोर्स निकालनी है। देखो क्वेश्चन बोला है फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन फोर्थ चार्ज पार्टिकल प्लेस एट इट्स सेंट्रोइड। चौथा चार्ज पार्टिकल का उन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं बताया कितना है, तो आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने क्यू ही मान लिया, उसे जो बाकी है ना वो ही मान लिया, मैंने क्यू ही मान लिया। अब ध्यान से देखिए, मुझे इस पे फोर्स निकालनी है इसकी वजह से,
तो देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रेपल करेंगे। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। और इसकी वजह से इस पे फोर्स, सी की वजह से ओ वाले फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। और मैं लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, एफ वेक्टर ओ बी होगा, और ये क्या होगा, एफ वेक्टर ओ सी होगा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, ये एंगल 120 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। आई मेरी बात समझ। अब मैं एफ वेक्टर ओ सी और एफ वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, ये भी चार्ज क्यू है, 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 ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है। तो जो फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर सारे सारे पैरामीटर सेम ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं निकालूंगा एफ वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर ओ सी का मैग्नीट्यूड, और ध्यान से देखोगे तो एफ वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड ही वही आएगा, क्योंकि सबके सारे सबके पैरामीटर क्या है, सेम ही है। क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू है, क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। तो मैं तीनों का अगर मैग्नीट्यूड, तीनों का अगर यही आ रहा है फॉर्मूला, तो मैं सिंपल इसको एफ लिख लिया, ठीक है, लेट कर लिया मैंने अभी इसके लिए एफ लेट कर लिया, कि मुझे बार बार इसको ना लिखना पड़े, ठीक है, लास्ट में मैं इसको लिख दूंगा, बट अभी के लिए मैंने लेट एफ ले लिया इसको, ठीक है, एफ बोलता हूं मैं इसे। अच्छा, मेरे पास इन दोनों मैग्नीट्यूड आ गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया, और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल भी पता है मुझे 120 डिग्री। तो मुझे इन दोनों मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। तो एफ वेक्टर बी सी, क्या कह दूंगा मैं, एफ वेक्टर बी सी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, अच्छे से बनाते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, एफ वेक्टर ओ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ वेक्टर ओ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ वेक्टर ओ बी, एफ वेक्टर ओ सी इंटू में क्या आएगा, कोस थीटा, क्या आएगा, कोस थीटा, ठीक है। इसको नेक्स्ट पे भी सोल्व करते हैं, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, और कोस थीटा क्या है, कोस 120 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एफ वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, पहला भी एफ था, एफ स्क्वायर, दूसरा भी एफ है, एफ स्क्वायर, दूसरे में भी क्या आएगा, 2f स्क्वायर, और कोस 120 डिग्री। अब आपको कोस 120 डिग्री तो याद ही हो गया, कोस 120 डिग्री क्या होगा, बताइए मुझे, कोस 120 डिग्री क्या होता है, -1/2। तो यहां से 2 से 2 गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3f स्क्वायर, क्या आ गया, 3f स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे सॉरी 3f स्क्वायर नहीं आएगा, ये सिंपल f स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखोगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, f स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर। तो ये सिंपल क्या आ गया, f। तो f वेक्टर बी सी भी कितना आ गया, f आ गया, ए वेक्टर बी सी भी कितना आ गया, f आ गया। अच्छा, ए वेक्टर बी सी डायरेक्शन क्या होगी, चलते हैं, देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये 120 डिग्री है, दोनों बीच में एंगल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों की जो फोर्स का रिजल्टेंट आएगा ना, वो एकदम इस लाइन के लोग आएगा, ठीक है, एकदम इस लाइन के लोग। ये क्या होगा, एफ वेक्टर बी सी, क्या होगा, एफ वेक्टर बी सी। अच्छा, एफ वेक्टर ओ ए बनाओ, ओ ए कहाँ होगा, देखो क्यू ए है, ए पे क्यू ए रखा है, दोनों दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, और इसके डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस साइड आएगी। ये क्या बनाया मैं, एफ वेक्टर ओ ए। एफ वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड भी एफ ही है, एफ वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड भी एफ ही है, डिफरेंस क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पे, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि एफ वेक्टर जो बी सी है ना, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है एफ वेक्टर ओ ए के, बस डिफरेंस क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, माइनस है।
ए वेक्टर बी सी क्या था, ध्यान से सोचो, ए वेक्टर बी सी क्या था, ए वेक्टर बी सी था एफ वेक्टर ओ बी प्लस एफ वेक्टर ओ सी, और एफ वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस एफ वेक्टर ओ ए के। इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा, एफ वेक्टर ओ ए प्लस एफ वेक्टर ओ बी प्लस एफ वेक्टर ओ सी, और इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि ये इधर आ गया, और ये तीनों मिलके क्या बना रहे थे, एफ वेक्टर ओ बना रहे थे ना, तो ए वेक्टर ओ कितना आ गया, जीरो वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो फोर चार्ज पार्टिकल सेंट्रोइड पे रखा है ना ट्रायंगल के, उस पर जो नेट फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, जीरो। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन करा और आंसर लास्ट में क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक लाइन बताई थी कि अगर आपके पास एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है, उस रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर आपने अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और उसके सेंटर के बीच, सेंटर पर कोई भी, क्या कह रहे हो, कोई भी चार्ज रख दिया, तो उस चार्ज पे हमेशा नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। इसके अंदर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, हमने तीनों वर्टिसेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, क्यू क्यू चार्ज रखा था, और सेंटर क्या था इसका, सेंट्रोइड। तो सेंटर पे आप कोई भी चार्ज रख दो, क्यू रख दो, 4 क्यू रख दो, 3 क्यू रख दो, 9 क्यू रख दो, कुछ भी रख दो, उस पर नेट फोर्स क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। आई बात समझ? तो आई गेस अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, नहीं हुआ होगा तो दोबारा बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा रिपीट करूंगा। आई बात समझ? चलिए, आ गया होगा और फिर भी बताइए कि हाँ जी मुझे आ गया समझ। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास आज पढ़ने के लिए क्या क्या है। एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने के लिए क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 point charges of magnitude q 4q are separated by distance r। दो चार्जेस है q और 4q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है r दे रखा है। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक लाइन बनाता हूं ऐसे, ठीक है, एक ये वाला चार्ज लिखता हूं, इसको लेता हूं q, एक ये चार्ज ले लेता हूं, इसको बोल देता हूं 4q। ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो मैंने ऐसे आर ले लिया, ऐसे मैं आर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे सिंपल। ये अच्छा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इसके लिए भी। ठीक है, तो दोनों के डिस्टेंस क्या है, आर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितने कूलम का होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्यू दे रखा है ना, तो आप मैग्नीट्यूड भी क्यू के टर्म में निकाल सकते हो। नेचर, नेचर मतलब है कि वो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और पोजीशन, पोजीशन मतलब कि उस चार्ज को कहां रखे, किस चार्ज की बात कर रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। कोई तीसरा चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इन ये उस तीसरे चार्ज के लिए तीनों चीजें निकालिए। सो प्लेस्ड, उसको हम कहां रखे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मतलब ये 4 और क्यू, इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग पे हम कहां रखे, सो डेट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सच डेट कि सारा के सारे सिस्टम किसमें हो, इक्विलिब्रियम। सर ये इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया, ये क्लास 11 में पढ़ा था, बहुत डर लगता था इससे। डोंट वरी, इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए मुझे एक थर्ड चार्ज रखना है, देखो 4q और 4q है, अगर मैं इन चार्ज को होल्ड करके रखूं तब तो ये कहीं जाएंगे, फोर्स तो लगा रहे होंगे दूसरे पे, रिपल्शन तो कर रहे होंगे कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे रिपल्शन कर रहे होंगे। अगर मैं इनको होल्ड करके रखूं तो ये दूर चले जाएंगे, सॉरी होल्ड करके रखूं दूर नहीं जाएंगे, छोड़ दूं तो दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे खुद उसको पकड़ना पड़ रहा है तब जाके वो रुके हुए हैं। बट मैं क्या चाहता हूं, मैं किसी तीसरे चार्ज को कहीं ना कहीं इनके लाइन ज्वाइनिंग पे रखना चाहता हूं, ताकि वो जो तीसरा चार्ज आए वो और ये दोनों चार्ज, वो तीनों के तीनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे हो जाए। तीनों के ऊपर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम, EQLB, इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए तीनों के ऊपर। एक्चुअली इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, बट टॉर्क की यहां बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। आई बात समझ? अच्छा सर इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, तो देखिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि उस क्यू चार्ज को रखूं कहां पे मैं। तो मेरे पास दो पोजीशन है, या तो मैं इन दोनों के बीच में कहीं रख दूं, या तो मैं
ये जब लाइन यहां से आगे बढ़ेगी, यहां कहीं रख दूं, जब ये लाइन यहां से आगे बढ़ेगी तो यहां कहीं रख दूं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने यहां रख दिया, मान लीजिए मैंने यहां रख दिया, ठीक है। अब सर मैग्नीट्यूड कितना लूं? अभी के लिए आप कैपिटल क्यू ले लीजिए, मान लीजिए कैपिटल क्यू ले लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए वही पॉजिटिव ले लीजिए, क्या ले लीजिए? पॉजिटिव ले लीजिए, प्लस क्यू, ये क्यू ये भी प्लस है और 4Q ये भी प्लस है ना, दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, अब अगर मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन ली तो ये इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं? जरा सोचिए, कैसे सोचेंगे? प्लस क्यू को देखिए, प्लस क्यू और क्यू के बीच में क्या होगी? रिपल्शन, तो ये इधर जाएगा। इस क्यू और इस 4Q के बीच में क्या होगी? रिपल्शन, ये इधर जाएगा। अरे सर, अगर मैं ऐसा लूंगा तो ये इधर जा रहा है, ये कभी इक्विलिब्रियम पे हो ही नहीं सकता, ये तो इधर भाग जाएगा, तो ये गलत है। मतलब मैं अगर प्लस क्यू लेता हूं ना तो काम नहीं चलने वाला। अच्छा सर, मैं माइनस क्यू लू तो? माइनस क्यू देखिए, क्यू और 4Q इनके बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन, इस साइड। और इस माइनस क्यू और इस 4Q के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन, इस साइड। अरे सर, ये तो दोबारा इधर भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम पे थोड़ी ना आएगा, ये नेट पॉजिटिव तो होगी नहीं कभी उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्यू को प्लस क्यू लू या माइनस क्यू लू, और अगर मैं इसको आउटसाइड रखूं, चाहे इस साइड रख लूं या फिर साइड इस साइड रख लूं, सर ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होएगा ही नहीं, कभी इक्विलिब्रियम पे हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूं? मेरे पास एक ऑप्शन बचा बीच में रखने का, मैं बीच में रख के देखता हूं और मैं देखता हूं प्लस क्यू लूं या माइनस क्यू लूं, क्या लूं कि मेरा आंसर सही हो। चलो देखते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी हमने अंडू किया, ठीक है। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए मैंने क्यू चार यहां रख दिया, यहां पे पोजीशन क्या है, डिस्टेंस कितने कितना दूर रखूं ये मैंने अभी नहीं बताया, मैं बस ले लिया कि मैंने यहां रख दिया। आई बात समझ? अच्छा, so मैं इसको प्लस क्यू लू माइनस क्यू लू? प्लस ही ले लीजिए, अभी प्लस ले लीजिए। अब देखिए प्लस हो सकता है नहीं हो सकता, देखिए। अच्छा, अब इस प्लस क्यू पे देखिए फोर्स, क्यू और प्लस क्यू ये एक दोस्तों क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ये इधर जाएगा। क्यू और प्लस क्यू और 4Q ये दूसरे क्या करेंगे? रिपल करेंगे, इधर जाएगा। हाँ सर, इस पे नेट फोर्स कहना कहीं जीरो हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, चलो ये तो ठीक है, प्लस क्यू से ही काम हो रहा है। इस क्यू पे देखो, ये क्यू है ना, ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए ना, ये क्यू भी इक्विलिब्रियम पे होगा नहीं होगा, तो देखो, तो देखो इस क्यू को देखो, इस क्यू पे इस क्यू की वजह से क्या होगा? रिपल्शन, इधर जाएगा। इस क्यू पे इस 4Q की वजह से क्या होगा? रिपल्शन, इधर जाएगा। अरे भाई साहब, सर ये तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, पर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। तो सर क्या करें? अब इसका प्लस क्यू लिया था ना, माइनस क्यू से देखो। देखो काम लंबा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। बट काम छोटा हुआ जब मैं, अब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन दोबारा आएगा ना, आप जल्दी से फिगर आउट कर लोगे। तो देखो माइनस क्यू लो, अब माइनस क्यू पे देखते हैं पहले नेट फोर्स, ये क्या होगी? ये अट्रैक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर, इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकती है। क्यू पे देखो, ये क्या करेगा? सर अट्रैक्ट करेगा, पर ये और ये दूसरे क्या करेंगे? सर रिपेल करेंगे। हाँ सर, ये भी क्या हो सकती है? नेट फोर्स जीरो हो सकती है। इस पे देखो, क्यू और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला क्यू से करेगा? रिपेल करेगा। हाँ सर, इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकती है। मतलब कि अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल को इन दोनों के लाइन के बीच में रखूं और उस चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव लू, उनका नेचर क्या लू? नेगेटिव लू, तब जाके कहीं ना कहीं मेरा ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। तो आई बात समझ? तो ऐसे आपको चेक करना है। बाकी मैं जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो उसके एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको आसान, आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इतना मुझे समझ आया ये सब करने से। देखो ये सब बातें आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं बतानी है, ठीक है, खुद फिगर आउट करना है, और सीधा क्वेश्चन मैं जहां से स्टार्ट करूँ ना वहां से स्टार्ट कर देना है आपको, ठीक है। क्या मान लीजिए, लिखिए कि लेट द कैपिटल क्यू चार्ज इज द थर्ड चार्ज विच इज प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड 4Q एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम स्मॉल क्यू। सर x हमने स्मॉल क्यू से ही क्यों लिया, 4Q से क्यों नहीं लिया? अरे 4Q से ले लो, आपको पोजीशन बतानी है ना। पोजीशन आपको बोला तो है नहीं कि इधर से पोजीशन बताओ, इससे दूरी बताओ इसकी, तो अपनी मर्जी से कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। सर मैं इधर से बता रहा हूं तो क्यू से बता लो। इस लेक्चर के बाद आप 4Q से भी ट्राई कर लेना, 4Q से बता सकते हो आप, ठीक है। 4Q से निकालना क्या डिस्टेंस है, और जो आया है उसको Q से देखना कि वो सेम डिस्टेंस आ रहा है नहीं आ रहा, मैच करके, ठीक है। अभी के लिए मैंने मान ली कि मैं Q से बता रहा हूं कि एक डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो पहले से बताओ, मुझे नेचर तो पता ही लग गया कि उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। एक काम तो मेरा कंप्लीट हो गया
कि उसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा उसका नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। आई बात समझ। अच्छा सर और क्या काम करें, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं x को निकालता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पे भी चलते हैं, टू फाइंड x, टू फाइंड x, x को निकालते हैं। x को निकालने में क्या करूंगा मैं, नेट फोर्स ऑन Q0 कर दूंगा, नेट फोर्स ऑन Q0। क्वेश्चन बोला ये कि नेट फोर्स Q पे 0 होगा, ठीक है। तो देखो Q पे नेट फोर्स, Q पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है, इसकी वजह से लग रही है, इसकी वजह से लग रही है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड सेम कर दूंगा तो फिर ये क्या आ जाएगा, नेट फोर्स पे 0 आ जाएगी। अच्छा इन दोनों की जो फोर्स लगेगी इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो Q पे फोर्स 0 है, तो फोर्स ऑन Q, फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल q, ठीक है। फोर्स मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4Q, 4Q वाले के इक्वल होगा। अच्छा Q और इसके बीच में कैसे निकालूंगा मैं, K Q Q अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो इसमें कैसे निकालूंगा, K Q 4Q अपॉन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, देखो तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। कट करो, K से K गया, Q से Q गया, इससे ये गया, तो क्या बचा यहाँ पे, 1 बाय, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 4 अपॉन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन में R माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके दो केस बनेंगे, चलिए केसेस बनाते हैं हम। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा 1 बाय एक्स इक्वल टू 4 होगा, 2 होगा, देखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, किसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 को मिसका स्क्वायर ले देंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्रीवियस पे यहाँ पे भी अच्छे से कर दीजिए, 2, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में R माइनस एक्स, और सेकंड में क्या होगा, सेकंड होगा आपका 1 अपॉन में x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में R माइनस एक्स। चलिए x निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा R माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x, तो x के लिए क्या आ जाएगी आपकी, R बाई 3। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा R माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। अब ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, x इक्वल टू माइनस आर, ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका सही है कि जो x की वैल्यू क्या होगी, R बाई 3, ठीक है। मतलब कि अगर आप उस चार्ज को R बाई 3 डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे, R बाई 3 डिस्टेंस पे रखोगे स्मॉल q से, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, ठीक है। पर मैग्नीट्यूड तो निकला नहीं है, तो मैग्नीट्यूड देखेंगे अभी, ठीक है। अगर ये से R बाई 3 है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता, बताओ 4Q से डिस्टेंस बताओ उसका, ठीक है। तो हमें क्या हो जाता, R माइनस R बाई 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2R बाई 3, तो 4Q से डिस्टेंस कितना होता, QR बाई 3, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद आप 4Q से ट्राई करना, x को 4Q से लेना और देखना आपका 2R बाई 3 आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ये हो गया, तुम्हारा नेचर भी हो गया और हमारा यहाँ पे पोजीशन भी हो गया, पोजीशन वाला काम भी खत्म हो गया। बचा क्या, अब बचा हमारे पास मैग्नीट्यूड वाला काम। अब मैग्नीट्यूड का कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमने जो भी काम किया, हमने Q पे नेट फोर्स 0 किया, तो जब मैंने कैलकुलेशन करी तो कैपिटल Q भी नहीं बचा और स्मॉल Q भी नहीं बचा।
तो अगर मैं नेट फोर्स क्यू पे जीरो करके हमारा अपना आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो क्यू बचेगा ही नहीं, तो मुझे क्यू तो निकालना ही है, क्यू कट रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्मॉल क्यू या फोर क्यू पे नेट फोर्स जीरो करूंगा। तो मैं दोबारा स्मॉल क्यू पे जीरो करके देखता हूं, आप फोर क्यू पे जीरो करके देख लेना लेक्चर के बाद, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टू फाइंड कैपिटल यू। कैपिटल के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने की क्या करूंगा मैं, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू से क्या कर दूंगा मैं, जीरो कर दूंगा। तो स्मॉल क्यू पे किसकी इसकी वजह से फोर लग रहा है, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, और किसकी वजह से लग रहा है, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू फोर क्यू, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अपोजिट डायरेक्शन कैसे होगी, मैंने आपको जब ये करवा रहा था तब मैंने दिखाया था, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्यू पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, के क्यू क्यू अपॉन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को निकाल लिया है, उसको आप आर बाई थ्री डाल दोगे। अच्छा, इनके में क्या आएगा, के क्यू फोर क्यू, और के और क्यू और फोर क्यू के बीच में जो क्या है डिस्टेंस है वो कितना है, वो तो आर ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। तो देखो क्या कटेगा, के से के कटेगा, क्यू से क्यू कटेगा। तो देखो ये कैपिटल क्यू नहीं कटेगा और ये कैपिटल हमें पता लगाना है, इसलिए हमने क्यू पे नेट फोर्स जीरो करी। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर क्यू इंटू में एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो फोर क्यू मल्टीप्लाई में एक्स कितना आएगा आपका, आर बाई थ्री आया था, तो आर बाई थ्री, यहाँ पे आर का होल स्क्वायर, तो आर से आर गया, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ गई आपकी फोर क्यू अपॉन में नाइन। आई बात समझ, तो देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। सबसे पहला आपका था नेचर का, वो आ गया आपका नेगेटिव, पोजीशन पता लगा ली कैपिटल स्मॉल क्यू से आर बाई थ्री, और आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया, कितना आ गया, फोर स्मॉल क्यू अपॉन में नाइन, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो गया आपका। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से टाइम लेके बताया है, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ठीक है। ऐसा अगला कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ईजी होगा। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल ट्रिक क्या थी, स्मॉल ट्रिक ये थी कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक चार्ज है पॉजिटिव, एक चार्ज है पॉजिटिव, या एक चार्ज है नेगेटिव या एक चार्ज है नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन जो हमने करा ना सिमिलर, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो थर्ड चार्ज होगा ना, थर्ड चार्ज वो कहीं ना कहीं इनके बीच में बैठेगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है कि आप ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करना है, आउटसाइड, या तो इधर या तो इधर। बस सर यहां करें यहां करें, क्वेश्चन को दो बार सोल्व थोड़ी ना करेंगे हम, क्या पता यहां रखें गलत आंसर आ गया, वहां पे रख के सही आंसर आ रहा था। तो देखो ट्रिक क्या है, आपको उस साइड रखना है जहां पे, उस चार्ज की साइड रखना है जिस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे है फोर क्यू और यहां पे है माइनस थ्री क्यू, इसका मैग्नीट्यूड है फोर और इसका मैग्नीट्यूड है थ्री। देखो मैग्नीट्यूड थ्री है, माइनस थ्री नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा क्या है, इन दोनों में से छोटा है थ्री, तो आप इस साइड रखोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे है फोर क्यू, यहाँ पे है थ्री क्यू, अब भी इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है फोर, इसका मैग्नीट्यूड है थ्री, अब भी अब छोटे चार्ज को, आप चार्ज को कहां रखोगे, थर्ड चार्ज को इस साइड रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए, तो आज अपना अब लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप बहुत बार सुनते हुए आ रहे थे, बट अब असली में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आप भी ब्रेक ले लीजिए अगर लगातार ये देख रहे वीडियो।
बहुत कम लोग होते हैं जो लगातार इतनी लंबी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बट अगर देख रहे हो तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और फिर दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करिएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिए आपके पास है एक चार्ज क्यू चार्ज है, ठीक है, और आपने एक स्मॉल चार्ज ले लिया, एक और चार्ज ले लिया Q1 या Q डैश चार्ज ले लिया। तो अगर आप इस Q डैश को Q के पास रखोगे तो अगर मानो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अच्छा, आपने क्या किया, इस Q चार्ज को थोड़ा और दूर रख दिया, Q डैश चार्ज को थोड़ा और दूर रख दिया, अब भी रिपल्शन हो रहा है भाई साहब। अच्छा, थोड़ा और दूर रख दिया, अब भी इस पे फोर्स लग रही है, थोड़ा और दूर हो गया। बट एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि आप उस पॉइंट पे रखोगे और इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, कोई ना कोई ऐसा डिस्टेंस तो आएगा जब ये बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक चार्ज, जो मैंने एक क्यू चार्ज लिया था ना, इस क्यू चार्ज का एक दायरा होगा, एक रीजन होगा इसके अराउंड, जिसके अंदर ये अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अगर किसी दूसरे चार्ज को अगर इस दायरे के बाहर रख दिया ना, तो ये उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। तो इसी दायरे को या फिर इसी एरिया को क्या बोलते हैं, हम अपनी फिजिक्स की भाषा में बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ? तो देखिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ वाली चीज अच्छे से। इरेजर थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्यू चार्ज है, इसका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है मैंने इस पॉइंट पे, और एक क्यू चार्ज को मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो ये जो क्यू चार्ज होगा ना, जो जिससे मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, दूर दूर ले जाके मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरिया वो कितना हो सकता है, मैं उस क्यू चार्ज को बहुत छोटा लूंगा। क्या लूंगा? बहुत छोटा बोलूंगा, बहुत छोटा। इसको बोलूंगा वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत स्मॉल होगा। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। उसको बोलूंगा मैं टेस्ट चार्ज, जिससे हेल्प से मैं चेक कर रहा हूं इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे चेक कर रहा हूं? दूर ले जाके, इतना दूर ले गया फोर्स लग रहा है, लग रहा, और दूर ले गया फोर्स लग रहा है, लग रहा, उसको चेक करने वाले चार्ज को मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज, ठीक है। और उस टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लूंगा, ताकि उस देखो टेस्ट चार्ज भी चार्ज ही है ना, उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? बहुत छोटा हो। क्या हो? बहुत ज्यादा छोटा हो, ताकि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना कर सके। अगर मान लीजिए मैं टेस्ट चार्ज को बड़ा लेता हूं, क्या ले लेता हूं? बड़ा ले लेता हूं, ठीक है। एक मिनट। मान लीजिए मैं इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ना कुछ होगा ना। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्लैश करेंगे और मैं अच्छे से पता नहीं लगा पाऊंगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है और कहां तक नहीं है। तो हमेशा याद रखिए टेस्ट चार्ज को हमेशा स्मॉल लेना है, ठीक है। इनफाइनाइट टेस्टमली स्मॉल लेना, बहुत छोटा लेना, ठीक है। अच्छा, चलिए इतना बात समझ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अच्छा सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई चार्ज होगा, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह की फोर्स होती है। क्या होती है? फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड या फोर्स, से मान लीजिए फोर्स होती है, किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से होती है। कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट के अंदर होती है। किस पॉइंट के अंदर होती है सर? कौन से पॉइंट पे होती है? हर एक पॉइंट पे होती है। जैसे मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से कितनी होगी। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब है कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं अगर यहां पे 1 कूलम का चार्ज रखूं, क्या रखूं? इस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखूं, तो उस 1 कूलम चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएगा ये वाला क्यू चार्ज, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। मतलब कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है, उस पर अगर मैं 1 कूलम चार्ज रखूंगा, तो जिस की वजह से मैं पता लगा रहा हूं वो चार्ज उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज।
आई बात समझ। अब मैं फॉर्मूला डेफिनेशन पे आऊंगा तो आपको और अच्छे से बात क्लियर होगी, ठीक है। इसको रब करते हैं, फॉर्मूला डेफिनेशन पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले में डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसके लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से लिखिए। लिखिए, इट इज अ स्पेस, इट इज अ स्पेस or region, it is a space or region around the given charge, around the given charge up to which it had influence, up to which it had influence to exert force, up to which it had influence to exert force। आई होप आप सबने मेरी नोटबुक में इसको अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। मैं हर चीज लिखूंगा नहीं, कुछ कुछ चीजें बोलूंगा भी, एज जैसे क्लास में नोट्स करवाते हैं वैसे भी, ठीक है। आपको खुद लिखना है, खुद मेहनत करनी है, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा नोट्स प्रोवाइड। आप सोचोगे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, मैं ज्यादा नोट्स अच्छे से पढ़ लूंगा, नहीं। मैंने बोला, आपने बिना लिखे उसको सुना, आपको लगा आपको समझ आ गया है, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। ये मिथ है एक, खुद लिखो तब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अच्छे से आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो जो मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल उससे रिजेंबल करेगा। अच्छा, अब डेफिनेशन लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या होगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी, किसी सोर्स चार्ज की वजह से होगी और किसी पॉइंट पर होगी, ठीक है। इज डिफाइंड एज द is defined as the force exerted per unit positive test charge। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलम का, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। आई बात समझ, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें समझाया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में, बिल्कुल सेम चीज आएगी आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब मैथमेटिकली देख लेते हैं अच्छे से हर एक चीज को। मैथमेटिकली थोड़ा और टर्म यूज करते हैं इसके लिए। मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, मतलब फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, और यहां पे आपको साथ में लिख देना है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि जो क्यू नॉट होगा ना, बहुत स्मॉल होगा। क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। और स्मॉल क्यू होगा, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। आई बात समझ? अच्छा, ये तो क्या फॉर्मूला। अब देखोगे, अब ध्यान से फॉर्मूले के अंदर लिमिट आ रही है। सर ये लिमिट तो क्लास 11 में पढ़ी थी, अच्छे से क्लियर भी नहीं हुई थी हमें, तो यहाँ पे दोबारा दिक्कत आ जाएगी। नहीं, यहीं भी लिमिट लिखी है मैंने, ठीक है। न्यूमेरिकल में कहीं भी यूज नहीं होने वाला, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है। हमेशा ये एप्लीकेबल होगा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आई बात समझ? अच्छा, ध्यान रखिए, जो दो चार्ज थे ना, एक सोर्स चार्ज था बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? एक सोर्स चार्ज बताया था और एक बताया था आपको टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, और टेस्ट चार्ज जिसकी मदद से हम सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा रहे हैं। तो सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज का मतलब है कि मान लीजिए रोड है, रोड के ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी सोर्स चार्ज हो सकता है। बट टेस्ट चार्ज क्या होगा? हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक बहुत ज्यादा स्मॉल चार्ज होगा, ठीक है। इनफाइनाइट
टेस्ट यानी स्मॉल चार्ज होगा, बहुत छोटा चार्ज होगा, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, इसके डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक ये था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें तो लिखा है ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसका एक्सप्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालिए किसी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत आसान चीज है। तो देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई वेक्टर से बोलूंगा। ठीक है, जब भी मैंने ई वेक्टर लिखा उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो देखिए, मान लीजिए एक क्यू चार्ज ये है। ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा है इस लाइन के अलोंग वो यहीं तक है, ये एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकता है, फोर्स दिखा सकता है। और कोई चार्ज है क्यू नोट, उसको मैंने यहाँ पे रखा है, बहुत स्मॉल चार्ज है। और इनके बीच में डिस्टेंस आपने मान लीजिए, आप आर मान लीजिए, इनके डिस्टेंस क्या है? आर डिस्टेंस। आई बात समझ? और मैंने ये डायरेक्शन, इस साइड डायरेक्शन को मैंने मान लिया आर कैप। क्या मान लिया? आर कैप। यही पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव होता ही है टेस्ट चार्ज हमेशा। ठीक है, ये मान लिया। तो इन दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? ठीक है, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। ठीक है, क्यू नॉट पे क्या फोर्स लग रहा होगा क्यू की वजह से, तो मैं फोर्स कैसे निकालूंगा? ए वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर आएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने एफ वेक्टर लिखा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो, दोनों में फिर क्या होगी? रिपल्शन होगी। तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी ना, ये वाली डायरेक्शन में होगा एफ वेक्टर आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा आर कैप। ठीक है, इसकी डायरेक्शन मैंने आर कैप से दिखा दी क्योंकि मैंने वो डायरेक्शन आर कैप मानी थी। अब आपको क्या पता लगाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इसको मान लिया मैंने ओ पॉइंट मान लिया। ठीक है, एट पॉइंट ओ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस क्यू की प्लस क्यू चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपोन में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। अच्छा, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, लिमिट का कुछ यूज नहीं, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर क्या है आपका? के क्यू क्यू नॉट अपोन में आर स्क्वायर इंटू में 1/क्यू नॉट आर कैप। ठीक है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा, तो यहां से आपका क्या आ गया? ई वेक्टर का फॉर्मूला। तो ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया? वो आ गया आपका के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करना के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, नहीं। ठीक है, आपको याद क्या करना है? आपको याद ऐसे करना है, आपको याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होगा हमेशा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए, ठीक है, इसको मैं अच्छे से इसको लिख देता हूं। अभी के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्शन तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दोबारा मैं एक बार फिगर बनाकर दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या है, के क्यू आर स्क्वायर मतलब क्या है। कि मान लीजिए मेरे पास है एक क्यू चार्ज, ठीक है, वो यहां पे रखा है। तो उस क्यू चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। क्या बोल दिया? ओ। और इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालनी है। तो ई क्या होगा? ई होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। और के क्या होता है? क्या होता है? 1/4πε0। इसके लिए क्या होती है? 9 इंटू 10⁹, और कुछ यूनिट भी थी, यूनिट मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर एयर में रखा हो तो ये चीज हो। आई बात समझ? तो यहां तक थी सारी सारी चीजें। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यूनिट देख लेते हैं।
यूनिट ऑफ ई वेक्टर, ई वेक्टर की क्या क्या यूनिट होगी? तो देखिए ई का फॉर्मूला क्या था, ई का फॉर्मूला था एफ बाई क्यू। अब यहां से भी निकाल सकते के क्यू बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो यूनिट, इससे यहां से भी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। बट इस फॉर्मूले से जल्दी यूनिट आ जाएगी एफ बाई क्यू। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो अगर मैं ई वेक्टर यूनिट देखने जाऊं तो क्या होगी वो? न्यूटन पर कूलम। क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ? एक को यूनिट होती है, उस यूनिट का नाम होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इसको ध्यान रखिएगा आप। तो ये वोल्ट पर मीटर कैसे आई, ये हम चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए कहीं भी आपको ई वेक्टर इलेक्ट्रिक डेंसिटी वैल्यू दे रखी हो और साथ में वोल्ट पर मीटर यूनिट दे रखी हो तो डरना नहीं है। वोल्ट पर मीटर लिखा हो, न्यूटन कूलम लिखा हो, दोनों पर सेम है। सर इन दोनों में से कौन सी एस आई है, कौन सी सी जी एस है? दोनों ही एस आई है। दोनों ही क्या है? एस आई यूनिट है। दोनों ही एस आई यूनिट है। आई बात समझ? डोंट कंफ्यूज इन इट। यू के यूनिट की बात, अच्छा सर डायमेंशन की बात कर लेते हैं अब। डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर, डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर की बात कर लेते हैं। अच्छा ई का क्या था फॉर्मूला? एफ बाई क्यू, एफ बाय क्यू। अच्छा एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, इसको तो याद रख लीजिए, मैंने आपको बता रखा है। और क्यू का क्या होता है? ए इंटू में टी। तो यहां से आप आराम से ई का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। करिए बताइए क्या आएगा? एम आएगा, एल आएगा, टी की पावर -3 आएगा और ए आएगा, ए की पावर -1। ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा कुछ नोट करने वाली बात मैं आपको यहां बता देता हूं। कोई चीज नोट करनी है आपको, यहां पे ध्यान से देखिए। फॉर्मूला है आपका ई वेक्टर का, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट। तो एफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर का फॉर्मूला अगर मैं यहां से देखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्यू नोट इंटू में ई वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने वेक्टर का प्रीरिक्विजिट दे रखा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, एक टॉपिक मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, ये वेक्टर को क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर रखा है। क्यू नोट स्केलर क्वांटिटी है। तो वहां क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? क्यू नोट, क्यू नोट को मैं या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर वो क्यू नोट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, तो जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी और ई वेक्टर डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? सेम। क्या होगी? सेम। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डी आई आर एन डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। बट अगर वो चार्ज हो गया नेगेटिव तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी किसके? ई वेक्टर की डायरेक्शन के। आई बात समझ? थ्योरी वाइज तो ये है, तो थोड़ा फिगर बना के समझाओगे तो और अच्छे से समझ आएगा। लीजिए फिगर बना के सिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने ये बनाई फिगर, ठीक है। ये हो गया आपका क्यू चार्ज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो मैं दो सिनेरियो लेता हूँ। एक बार लेता हूँ इस ये तो प्लस क्यू रहने दीजिए। अच्छा इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान देखिए, मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, अब मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा। मान लीजिए क्यू क्या है? चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। मैग्नीट्यूड का तो पता ही है, के की बाय आर स्क्वायर होगा, मुझे डायरेक्शन बतानी है। तो सर मैं डायरेक्शन कैसे निकालूं? तो देखो किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन निकालनी है ना, वहां पे आप +1 चार्ज रख दो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे क्या रख दो? +1 चार्ज रख दो जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लो, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है? रिपल्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इस साइड होगी। ये क्या होगी? ई वेक्टर की डायरेक्शन ड्यू टू प्लस क्यू। अच्छा सर अगर मान लीजिए यही फिगर बनाया दोबारा,
अब मैं इसको क्यू ना लेके क्या ले लूं, माइनस क्यू ले लूं। अब बताइए इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन निकालना ना वहां पे +1 रख दो। अब देखो सोर्स चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने माइनस क्यू भी ले लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अब अट्रैक्शन होगी तो ये किस साइड होगा, वो इस साइड होगा ये वाला। तो ई वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, वो इस साइड होगी। आई बात समझ। अच्छा मान लीजिए सर इस सिनेरियो में मैंने अब इस सिनेरियो पे आ जाओ दोबारा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन तो ये हो गई। अब सर आप ये जो फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हो, ये फोर्स की डायरेक्शन सेम और अपोजिट, सर ये कुछ समझा दो आप। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन तो ये है, उसको पता लगाने के लिए +1 रखा। पर उस पॉइंट पे मैं प्लस चार्ज भी रख सकता हूँ, नेगेटिव चार्ज भी रख सकता हूँ ना, चार्ज तो मैं कोई भी रख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए मैंने +1 रखा था, पर एक्चुअली में अगर मैं कोई भी चार्ज करना चाहूँ तो पॉजिटिव भी रख सकता हूँ, नेगेटिव भी रख सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे +Q चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, +Q चार्ज रख दिया। अब +Q और +Q में क्या होगा, रिपल्शन। तो देखो डायरेक्शन का आएगी, फोर्स की इस डायरेक्शन में आएगी। तो देखिए ये जो Q0 था ना, ये मैंने +Q लिया है। ये अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो फोर्स ऑफ ई वेक्टर डायरेक्शन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। आई बात समझ। इसी पॉइंट पर अगर मैं -Q ले लूं, देखो अगर मैं इसको -Q ले लूं तो इन दोनों बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो देखो ये फोर्स की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन, ये क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूं तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। इस सिनेरियो में आ जाओ, अगर मान लो मैं +Q ले लेता हूं इस पॉइंट पर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो देखो मैंने अगर ये Q0 प्लस ले लिया, ठीक है, Q0 में कैपिटल Q ले रहा हूं ना, ये प्लस ले लिया तो डायरेक्शन सेम होगी। और इसी सिनेरियो में अगर मैं -Q ले लेता हूं तो माइनस और माइनस में क्या होगी, रिपल्शन होगी, यहां पे जाएगा ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी फोर्स की। देखो अब आया समझ। तो इस फॉर्मूले अगर Q0 पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगने हमेशा +1 रखोगे जिस पॉइंट पे निकालनी है। पर उस पॉइंट पे अगर आपको बोल दिया, जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जितना बताया उसको अच्छे से रिटेन करिए, ठीक है। नहीं समझ आया तो दोबारा और देखिए, थोड़ा समझ आया तो दोबारा और देखिए, पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से नोट्स बनाइए साथ में बैठ बैठ के। तो यहां तक बात थी, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से हमें पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार देख लेते हैं सारा सिस्टम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सब कुछ अच्छे से चल रहा है। चलिए देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम चार्ज। तो देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है 20 सेंटीमीटर पर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम चार्ज। तो आपने अभी अभी फॉर्मूला देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे पॉइंट चार्ज कितना रखा है आपको, 5 माइक्रोकूलम। तो आपको यहाँ पे क्यू की रखी है 5 माइक्रोकूलम। इसको आप ऐसा यूनिट में चेंज कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये बात समझ। अच्छा ये हो गया। अच्छा आर की वैल्यू, आर के लिए देखिए डिस्टेंस आपको रखा है 20 सेंटीमीटर, इतने डिस्टेंस पे आपको पता लगाना है। तो 20 इंटू 10⁻²मीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। अब ई वेक्टर का फॉर्मूला सिंपल, ई का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू में क्यू क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में आर स्क्वायर लिखोगे आप 2 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो पे आ जाएगा 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, 45 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2 जा 4 अपॉन में 10⁻⁻²। ठीक है। तो 45 अपॉन में 4 कर लोगे कितना आ जाएगा 11.25 समथिंग कुछ आएगा ना, इंटू में 10 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ। तो इसको फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ध्यान से देखिए फिगर में कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो सामने को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो एक फिगर बना के डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दो, कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है।
एक हमने एक ऐसे लाइन बना दी, ठीक है। इस चार्ज को बोल दिया जितना दे रखा है, मैंने कितना रखा है 5 माइक्रोकूलम था ना, 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। इस डिस्टेंस को बोल दो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेमिंग कर दो, इस पॉइंट को ओ बोल दो, इस पॉइंट को ए बोल दो, ठीक है। इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लिया, डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन के लिए मैं +1 यहाँ पे रख दूंगा पता लगाने के लिए। अब ये भी प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का होगी, इस साइड होगी, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। मान लो अगर उसको आपने आर कैप का है, ठीक है, तो ये आर कैप की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो, तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा, 11.25 इंटू 10 कितना था, 5 आया था, 10 न्यूटन पर कूलम आर कैप। तो देखो अच्छे से रिप्रेजेंट हो गया इस चीज को। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन मेरी कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, वो अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा, कभी कभी मैं गलत आंसर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सही रहेगा मेरा। आई बात समझ, तो यहां तक ये चीज होगी। अगला देखते हैं, अगला पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का। अगला पार्ट बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन -1 नैनो कूलम चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो देखिए मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब क्या, मैं क्यों निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, हाँ भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे सामने दिख रहा है 11.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इतना मुझे दिख रहा है, मेरे सामने है। अब अगर मैं उसी पॉइंट पर कितना भी चार्ज रख दूं और मुझे उस चार्ज से फोर्स निकालनी हो, तब जाके मेरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज आएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ई वेक्टर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F/Q0 भी था एक फॉर्मूला, AQ/r² भी है, बट एक ये वाला फॉर्मूला भी था, ये जनरल फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला तो यही है जिससे डेफिनेशन बनी है। तो यहां से एफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर फॉर्मूला आ जाएगा Q0 इंटू में ई वेक्टर। तो अब आप उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज Q0 रख दो, तो ये फॉर्मूला आपको बता देगा कि उस Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, जो आपको बता देगा। तो वो Q0 क्या बोला है, वो Q0 बोल दिया आपको -1 नैनो कूलम बोला है ना, -1 नैनो कूलम चार्ज बोला, -1 नैनो कूलम चार्ज बोला है, ठीक है। तो ये Q0 -1 नैनो कूलम चार्ज है, ई आपने निकाल ही लिया है, ई वेक्टर कितना निकाला है आपने, 11.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आर कैप निकाला है, जो मेरी फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो ए वेक्टर निकाल लीजिए, ए वेक्टर क्या आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू 10⁻, नैनो कूलम को कैसे चेंज करते हैं, 10⁻⁹ अप्लाई करके, ई वेक्टर आपका 11.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आर कैप। तो यहां से आपका आ जाएगा -11.25 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम आर कैप। तो देखो ध्यान से देखो, माइनस है ना, फोर्स है माइनस दिस आर कैप, मतलब डायरेक्शन है माइनस आर कैप, डायरेक्शन क्या है आपकी, माइनस आर कैप डायरेक्शन है। एक्चुअली में क्या है ये 11.25 इसका इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, तो इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है माइनस आर कैप। तो फिगर के अंदर आपकी जो इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे रख दूं ना, इस पॉइंट पे अगर मैं क्यू रख दूं, जिसको मैं Q0 बोल रहा हूँ, Q0 रख दूं -1 नैनो कूलम, ठीक है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस आर कैप, मतलब इसके डायरेक्शन में आएगी। तो देखिए नेगेटिव चार्ज रख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखता तो डायरेक्शन क्या होती, इस साइड हो जाती, दोनों डायरेक्शन सेम हो जाती। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था, तो न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से क्लैरिटी आई होगी। क्वेश्चन में और कुछ बचा है, नहीं क्वेश्चन में कुछ बचा, इतना ही क्वेश्चन था, हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन समझा, समझ आया नहीं आया अच्छे से मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁷ kg एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, पोज करिए, ट्राई करिए, नहीं होगा तो दोबारा आइए, हम इसको साथ में करते हैं, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। इरेज हो गया क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁻7 kg हैविंग अ चार्ज दिस। तो देखिए बोला क्या है, एक वाटर ड्रॉप है आपके पास, ये वाटर ड्रॉप है, उसका आपको मास दे रखा है, क्या दे रखा है, मास दे रखा है 10⁻⁻7 kg का मास दे रखा है, और आपको उसके ऊपर चार्ज दे रखा है क्यू, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरीके से वेरिएशन देखे जाते हैं इस क्वेश्चन के। तो आपको इसको सपोर्ट करना है, सपोर्ट मतलब कि आपको इसको होल्ड करना है। होल्ड का मतलब क्या है कि वाटर ड्रॉप ही है, उसके ऊपर एक तो mg फोर्स लग रही होगी नीचे की साइड, आपको इसको इक्विलिब्रियम पे रखना है, इसको यहीं पे रखना है। तो क्या करोगे, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वली दूसरा फोर्स लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगाओगे। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी गई है, तो ये फोर्स किसकी वजह से लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी। तो ये एक तरह से फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है और ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, तो मतलब कि अगर मैं Q E इक्वल में mg कर दूं तो मेरा अच्छे से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब E निकालना है मैं, तो Q हमको E निकालना, तो E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, हम थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं इसको अच्छे से, तो E हो जाएगा हमारे पास अच्छे से, क्या हो जाएगा, E हो जाएगा mg अपॉन में Q, m कितना है 10⁻⁻7, जी के लिए क्या लेते हैं 9.8 लेते हैं, क्वेश्चन में 10 लेने के लिए बोला नहीं है तो 9.8 लेंगे, और क्यू की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से आपका ई का अच्छे से आ जाएगा, क्या आएगा ध्यान से देख लेते हैं, हमारा क्या आएगा, क्या करना है हमको 9.8 डिवाइड बाय 1.6, ठीक है। देखते हैं कितना आएगा, यहाँ से आएगा 6.12, कितना आया 6.12 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाके +19 हो जाएगा, +19 -7 कितना हो जाएगा 12, 10⁻12 न्यूटन पर कूलम, इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो देखिए ये चार्ज क्यू चार्ज जो था ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी उस फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। मैं फोर्स की डायरेक्शन ऊपर ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां होगी, ऊपर ही होगी। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी। बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन में ये नेगेटिव दे रखा होता, तो फोर्स तो मैं भी ऊपर लगाऊंगा ना होल्ड करने के लिए, बट नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी फोर्स के। तो अगर नेगेटिव चार्ज होता ना तो फोर्स की वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन थी ना वो नीचे होती, ठीक है। आई गेस आपको ये समझ आ रहा होगा जब बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और है हमारे पास। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके क्या होता है, मेरे को कुछ समझ आता है नहीं आता है, ठीक है। आप भी पोस्ट करिए, नहीं होगा तो वापस आइए। तो देखिए 2 पॉइंट चार्जेस, ये 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, मैग्नीट्यूड दे रखा है, आप प्लेस्ड एट बी एंड सी ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसी ऑन साइड दिस, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ दिमाग लगाया होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ बना देता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, उसके बी पॉइंट पे कितना रखा है 100 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पे रखा है -100 माइक्रोकूलम चार्ज, और साइड है आपकी 10 सेंटीमीटर, और आपको ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ए पॉइंट पर, देखो ए पॉइंट है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी पॉइंट पे ही होता है ना, और किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। यहाँ पे 2 चार्जेस है, आपको तो एक चार्ज की वजह से निकालना आता है। तो देखिए अब एक चार्ज की वजह से इससे निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, और दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे कैसे करते हैं उसके अंदर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, वो किस किस से वेक्टर सम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। अच्छा, इन दोनों को कैसे निकालें, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी, ये निकालते हैं एट ए ड्यू टू बी। ये कैसे आएगा, एक चार्ज है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और आपको यहां पे निकालना है, तो सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए। के कितना है आपका 9 इंटू 10⁹, क्यू क्यू कितना है आपका 100 माइक्रोकूलम, 100 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में आर स्क्वायर, आर क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, भाई सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करके -2 से 10⁻2 से उसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर, देखो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, 3 और 100 का पावर 2 होगी ना, 3 और 2 10⁵ हो जाएगा, अपॉन में 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2, तो यहां से आ गया 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। सेम होगा ई वेक्टर एट ए ड्यू टू सी के, उसके मैग्नीट्यूड के, क्योंकि देखो देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको ई वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, ई वेक्टर फॉर्मूला क्या था के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब ई वेक्टर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आपको इस फॉर्म देखो वेक्टर क्वांटिटी है ना ई वेक्टर, तो इसके फॉर्मूले के अंदर आपको क्यू का साइन यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ए पे निकाल रहा हूं, इसकी वजह से फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इतना, क्यू क्या डालूंगा -100 माइक्रोकूलम, नहीं सिंबल क्या डालूंगा मैं 100 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए, और अपन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर जो भी आर है। ध्यान रखिए वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू का साइन नहीं लेना है इसको पता लगाने के लिए, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, सारे के सारे पैरामीटर सेम ही है। ठीक है, तो ये भी इतना आया और ये भी इतना आया, सर इसका ही क्या करें, दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, उनकी डायरेक्शन पता लगा लीजिए, डायरेक्शन मतलब कि उनके बीच में एंगल पता लगा लीजिए और दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर तो मैग्नीट्यूड ही बोला ना रिजल्टेंट का, तो देखिए अब डायरेक्शन कैसा लगा है 100 माइक्रोकूलम है ना, अगर मैं यहाँ पे +1 रख दूं, क्या रख दूं +1 रख दूं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी रिपल्शन होगी, तो इसके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके डायरेक्शन का होगी, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, प्लस और माइनस, इसके वजह से ये क्या होगी इन दोनों में क्या होगी अट्रैक्शन होगी, तो ये जो डायरेक्शन होगी कुछ इस साइड होगी। इसका मतलब है कि ये हो गया किसके डायरेक्शन ई वेक्टर एट ए ड्यू टू बी, और ये हो गया ई वेक्टर एट ए ड्यू टू सी। सर ये एंगल कैसे पता लगा है, अरे भाई साहब ये एंगल 60 डिग्री है ना इक्विलेटरल एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। अब अच्छे से बैठिए और बताइए कितना मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों साथ सेम ही है ना, तो मैंने इसको अभी के लिए ई मान लिया, क्या मान लिया ई मान लिया, तो दोनों मैग्नीट्यूड ई है और एंगल कितना है 120 डिग्री। तो देखिए हमने इसको बहुत बार कर रखा है सेम सिचुएशन को, क्या होता है इसके अंदर देखो ई वेक्टर को पता लगाना है पूरा, उसका मैग्नीट्यूड पता लगाना है, तो वो क्या होगा √ऑफ, ठीक है ई वेक्टर कहाँ पता करो, ई वेक्टर ए पता लगा रहे हो ना, तो ये किस क्या होगा ई वेक्टर एट ए ड्यू टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ई वेक्टर एट ए ड्यू टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ई वेक्टर एट ए ड्यू टू बी ई वेक्टर एट ए ड्यू टू सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इसको दोबारा अंडर रूट में करते हैं, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कोस 120 डिग्री टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू में -1/2, यहां से ये गया 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, ये -2 स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे ई स्क्वायर अंडर रूट में, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो देखो ई वेक्टर एट ए का मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल है ई के इक्वल है, और ई तो पता ही हमको कितना था 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, और हमें यही निकालना था। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में को क्या बताया
कि ई वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी ना वहाँ +1 चार्ज रख दो और फिर देख लो रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है, आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पढ़ लेते हैं फिर वो समझ नहीं पाते कि उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगा है। ठीक है, तो +1 चार्ज रख दो, सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और है हमारे पास, नहीं, चलिए थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्वालिटी के जो लेक्चर्स हैं वो दूँ। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको दोबारा उस लेक्चर को देखने की जरूरत ना पड़े। नोट से जल्दी रिवाइज कर लिया 10 मिनट में और रिवाइज हो जाता है। बस समझ, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ तो डोंट वरी, मैं पर्टिकुलर कुछ लेक्चर्स के बाद एक अलग से लेक्चर लिया करूंगा जिसके अंदर मैं उस लेक्चर तक जितने भी टॉपिक कवर हो गए हैं ना उसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसके अंदर आपको उसको लेना है, अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो उसके अच्छे से अटेंड करिएगा। और मैं आपको अलग से क्वेश्चन भी बता दूंगा कि आपको इन क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी उसकी। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अपने कोई भी सजेशन होंगे, रिव्यू होंगे तो मुझे ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू।